एक आदमी है, पार्लियामेंट में खड़ा होता है, माइक थामता है और बोलता है। एक साधारण सी पानी की बोतल जो 20 रुपए की बाजार में मिलती है, वो एयरपोर्ट के भीतर जाकर फूड आउटलेट पे 100 रुपए की मिलती है। बस इतना काफी है। अगले 24 घंटे में उस वीडियो पे 50 लाख से भी ज्यादा व्यू आ जाते। लोग उसकी वीडियो को अपनी स्टोरी में शेयर कर रहे और साथ ही कमेंट कर रहे कि वाह यार, ये क्या बंदा है, आम आदमी की बातों को पार्लियामेंट में लेके जा रहा है। सर महीने 12 होते हैं, लेकिन 28 दिन की रिचार्ज के माध्यम से 13 टाइम्स रिचार्ज कराना पड़ता है। कोई बोल रहा है कि नेक्स्ट पीएम मटेरियल है, कोई कंपेयर कर रहा है न्यूयॉर्क के वायरल पॉलिटिशियन जौहर ममदानी से, और जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है राघव चड्ढा। राघव चड्ढा राज्यसभा में एमपी है, जो कि आम आदमी पार्टी के कोटे से भेजे गए थे। हाल ही में उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया। लेकिन जो इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सवाल ये नहीं है कि राघव चड्ढा अच्छा बोलते हैं या फिर नहीं। सवाल ये है कि क्या ये सच में कुछ बदल रहे हैं या फिर ऑलरेडी बदले हुए चीज का क्रेडिट ले रहे हैं। तो इसी चीज को हम समझते हैं आज की इस वीडियो में। जिनको तिलक से, चंदन से, बंदन से, राम से, श्याम से, हनुमान से, बाबा बागेश्वर से दिक्कत हो, वो पतली गली लाहौर खिसक लें। सबसे पहले एक पैटर्न को समझो, क्योंकि राघव चड्ढा की जो पूरी स्ट्रेटेजी है वो एक पैटर्न पे काम करती है, और अगर एक बार आप इसको समझ गए तो आप खुद ब खुद उनकी सारी स्पीच को डिकोड कर लोगे। सबसे पहले वो क्या करते हैं कि ऐसे टॉपिक को सिलेक्ट करते हैं जो कि रिलेटेबल हो। एयरपोर्ट पर 250 की चाय और 350 का समोसा, गिग वर्कर्स का हाल, एयरलाइन प्राइसेस, और साथ ही यूट्यूब कॉपीराइट इशू। अगर एक कंटेंट क्रिएटर कुछ सेकंड, चंद सेकंड, 2-3 सेकंड के लिए कॉपीराइटेड कंटेंट को रीपर्पस करके कमेंट्री, क्रिटिसिज्म, पैरोडी, एजुकेशनल या न्यूज रिपोर्टिंग पर्पसेस के लिए यूज करता है, कॉपीराइट स्ट्राइक मारकर उसे वाइप आउट कर दिया जाता है और उसकी सालों की मेहनत चंद मिनटों में समाप्त हो जाती है। ये सारे टॉपिक सुनने में लगते हैं कि ये सारी चीजें आम आदमी की समस्याएं, और ये चीज इमोशनली कनेक्ट भी करती है। हर वो इंसान इसे रिलेट करेगा जो कि एयरपोर्ट के अंदर चाय पीता है, और यही बात सच भी है। राघव चड्ढा अपने दूसरे स्टेप में एक हार्ड हिटिंग स्क्रिप्ट को लिखते हैं, ऐसी स्पीच जिसमें कुछ पंची लाइनें लिखी हो और कुछ ऐसे डायलॉग जो कि रील के लिए बने हो, जैसे कि कैसे हमारे जन्म होने से लेकर हमारे मरने तक टैक्स पे टैक्स सरकार हमसे वसूलती है। बच्चे के पैदा होने से पहले, उसकी आंखें खुलने से पहले जो उसको वैक्सीन लगती है उस पर 5% जीएसटी लगता है। जिस अस्पताल में बच्चा पैदा होता है उस हॉस्पिटल के कमरे के चार्जेस पर अगर 5,000 रुपए से ज्यादा का कमरा हो तो 5% जीएसटी लगता है। बचपन में बेबी फूड जो खरीदा जाता है उस पर 12 से 18% जीएसटी, डाइपर जो खरीदा जाता है उस पर 12% जीएसटी, बेबी स्ट्रोलर पे 5 से 12% जीएसटी, और जो खिलौने बच्चे को दिए जाते हैं उन खिलौनों पर भी 12% जीएसटी लिया जाता है। सुनने में मन करता है कि यार इसको शेयर करना चाहिए, अपनी स्टोरी पे लगाना चाहिए। अपने तीसरे स्टेप में राघव चड्ढा पार्लियामेंट के अंदर की जितनी भी क्लिपें होती है उसको बाहर एक कंटेंट की तरह प्रेजेंट कर रहे होते हैं। प्रॉपर तरीके से एडिटिंग करते हैं, प्रॉपर तरीके से थंबनेल बनाते हैं, प्रॉपर तरीके से बैकग्राउंड म्यूजिक लगाते हैं, और साथ ही एक प्यारा सा कैप्शन लिखते हैं और उसके बाद सारे प्लेटफॉर्म में अपलोड कर देते हैं। चौथा स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, वो ऐसे टॉपिक को चुनते हैं जिनका ऑलरेडी सॉल्यूशन हो चुका हो या फिर उस चीज के सॉल्यूशन के बारे में बात की जा रही है। जैसे ही कोई ऐसी चीज आने वाली होती है जिसका कागजों में सॉल्यूशन ऑलरेडी हो चुका हो, वो अचानक से आते हैं और उस मुद्दे की बात करने लगते हैं, और देखते ही देखते 2-3 दिनों के अंदर उसका सॉल्यूशन पार्लियामेंट में पब्लिक हो जाता है। और ये स्टेप उनका बहुत अच्छे से काम भी कर रहा था। अब मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल बताता हूँ जो कि उनके इस फॉर्मूले को एक्सपोज भी कर रहा है। 4 दिसंबर 2024 राघव चड्ढा पार्लियामेंट में खड़े होते हैं और बोलते हैं, एक साधारण सी पानी की बोतल जो 20 रुपए की बाजार में मिलती है, वो एयरपोर्ट के भीतर जाकर फूड आउटलेट पे 100 रुपए की मिलती है। स्पीच वायरल होती है और मिलियंस में व्यू आते हैं। फिर आता है 13 दिसंबर 2024। गवर्नमेंट ने कोलकाता एयरपोर्ट पे पहला उड़ान यात्री कैफे लॉन्च कर दिया और यहाँ पर 10 रुपए की चाय मिलती है। राघव चड्ढा इमीडिएटली ट्वीट करके बोलते हैं, 10 रुपए का चाय। बस क्रेडिट यहीं पे डन। अब इसके पीछे की रियल स्टोरी क्या है इसको समझते हैं। 10 नवंबर 2024 यानी कि राघव चड्ढा की स्पीच से 24 दिन पहले एक न्यूज का आर्टिकल पहले से पब्लिक था, जिसमें लिखा था सिविल एविएशन मिनिस्ट्री एयरपोर्ट पर इकोनॉमिक जोन बनाने की तैयारी की जा रही है, जहां पर सस्ते रेट में खाना पीना मिलेगा। फिर आता है सितंबर 2024। कांग्रेस के पी चिदम्बरम ने ऑलरेडी इस इश्यू को पार्लियामेंट पे उठाया हुआ था और उन्होंने स्पेशली कोलकाता एयरपोर्ट की बात की थी। ये वही एयरपोर्ट है जहाँ पर सबसे पहले उड़ान यात्री कैफे खोला गया है। तो क्रेडिट किसे जाना चाहिए था? पी चिदम्बरम को, सिविल एविएशन को और
उस जर्नलिस्ट को जिसने इसे ऑलरेडी पब्लिक कर दिया था, लेकिन क्रेडिट गया राघव चड्ढा को। अब वो हर एयरपोर्ट पे जाते हैं, 10 की चाय पीते हैं और रील बनाकर उसको अपलोड कर देते हैं। दिसंबर 2025 राघव चड्ढा ने पार्लियामेंट के अंदर एक इमोशनल स्पीच दी और टॉपिक था गिग वर्कर्स। आए दिन हम अपने मोबाइल फोन की ऐप पर एक बटन दबाते हैं और नोटिफिकेशन आता है, योर ऑर्डर इज ऑन इट्स वे, ऑर्डर डिलीवर्ड, योर राइड हैज अराइव्ड। लेकिन इस नोटिफिकेशन के पीछे अक्सर एक इंसान होता है जिसे हम एक्नॉलेज नहीं करते। सर, मैं बात कर रहा हूं जोमैटो और स्विगी के डिलीवरी बॉयज की। इसमें कमाई कम और बीमारी ज्यादा है। 12 से 14 घंटे की डेली की शिफ्ट करते हुए, चाहे धूप हो, गर्मी हो, ठंड हो, सर्दी हो, जो मर्जी मौसम हो, फॉग हो, पोल्यूशन हो, ट्रैफिक हो, ये लोग बिना किसी प्रोटेक्टिव गियर के, बिना स्पेशल बोनस के, बिना हजार्डर अलाउंस के काम करते रहते हैं। 10 मिनट की डिलीवरी का टॉर्चर बंद होना चाहिए, ये कोई रोबोट नहीं है। फिर से रील काटी गई और फिर से मिलियन व्यूज को लिया गया। फिर आता है जनवरी 2026, ब्लिंकिट अपनी 10 मिनट की डिलीवरी का जो प्रॉमिस है वो खत्म कर देता है। फिर से राघव चड्ढा कहते हैं सत्यमेव जयते, टुगेदर वी हैव वॉन। लेकिन एक्चुअल में टाइमलाइन क्या है? कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, उस टाइम से जो भी लेबर नियम लाए गए थे वो 21 नवंबर 2025 को ऑलरेडी इन्फोर्स कर दिए गए थे। यानी कि राघव चड्ढा की स्पीच से 15 दिन पहले लेबर मिनिस्ट्री पहले से ही कंपनियों के साथ बैठकर बातें कर रही थी। और इन्फोसिस के फाउंडर संजीव बिखचांदनी, जो कि जोमैटो के अर्ली इन्वेस्टर भी है, जिनका ब्लिंकिट चलता है, उन्होंने पब्लिकली कहा कि राघव चड्ढा जो भी चीज बोल रहा है वो सिर्फ क्रेडिट ले रहा है क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको खत्म कर दिया है। उन्होंने बताया कि कंपनी सालों से गवर्नमेंट के साथ काम कर रही है। एक यूट्यूबर 2023-24 के आसपास का एक ट्वीट था जिसमें वो कहते हैं, वी इन इंडिया पे टैक्सेस लाइक इंग्लैंड टू गेट द सर्विस लाइक सोमालिया, जिसको 12 लाख लोगों ने भी देखा है। 2 दिन के बाद राघव चड्ढा ने यही सेम लाइन पार्लियामेंट के अंदर चिपका दी। That's how we in India today pay taxes like England to get services like Somalia. और फिर से क्रेडिट ले लिया। राघव चड्ढा के जो मुद्दे हैं वो सुनने में लगता है कि ये कॉमन मैन के मुद्दे हैं, लेकिन ध्यान से देखो ये सारे वही मुद्दे हैं जो कि इंस्टाग्राम चलाने वाले के लिए रिलेवेंट है। एयरपोर्ट पर महंगी चाय, गिग वर्कर्स, क्रिप्टो को लीगल करो, राइट टू हायर, राइट टू फायर, ये सब लेजिट इशू है। लेकिन एक बड़ा सवाल, एयरपोर्ट के टॉपिक पर अपोजिशन का सबसे बड़ा पॉलिटिकल पॉइंट क्या है? यही कि सारे एयरपोर्ट को प्राइवेटाइज कर दिया है। How about those allegations that were made yesterday by Rahul Gandhi, in fact saying that Adani Group had hijacked the airports across the country and making those allegations there? We already heard it from the GVK vice person saying. सारे एयरपोर्ट को अडानी को भेज दिया है। इस पर राघव चड्ढा कुछ भी नहीं बोलते, बीजेपी से डायरेक्ट सवाल नहीं करते, कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल इशू पर कभी सवाल नहीं करते। वो सिर्फ गवर्नमेंट की पॉलिसीज पर फीडबैक देते, लेकिन कभी भी अपोजिशन वाली लैंग्वेज यूज नहीं करते। अब सवाल आता है कि ऐसा क्यों करते हैं राघव चड्ढा? इसका एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है। राघव चड्ढा हमेशा अपने ऑप्शंस रखना चाहते हैं, जो कि उन्होंने आज के टाइम कर भी दिया। उनका कोई वोटर बेस नहीं है, वो मास लीडर भी नहीं है, ना ही राज्यसभा में इलेक्टेड होके आए। वो सिर्फ भेजे गए थे आम आदमी पार्टी के कोटे से, और इसीलिए उन्होंने आज के टाइम पर अपनी पार्टी को बदल दिया है। हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 members of parliament of the belonging to the Aadmi Party in Rajya Sabha exercise the provisions of the Constitution of India and ourselves with the BJP. हम बीजेपी में विलय करते हैं। मार्च 2024 को एक्साइज पॉलिसी में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है और राघव चड्ढा गायब हो जाते हैं। 71 दिन कोई स्टेटमेंट नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं और ना ही कोई इंटरव्यू दिया। आयरनी ये है कि आम आदमी पार्टी ने 3 नाम अनाउंस किए थे जो कि अरविंद केजरीवाल से जेल के अंदर मिलने जाएंगे, और उन्हीं में से एक नाम था राघव चड्ढा। लेकिन वो इंडिया के अंदर थे ही नहीं, वो लंदन के अंदर अपनी आंख की सर्जरी करवा रहे थे। लोगों के माइंड में एक परसेप्शन बन गया था कि अब अरविंद केजरीवाल के बाद राघव चड्ढा का नंबर आने वाला है। और इससे भी बड़ी बात कि फरवरी 2026 को कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया को एक्साइज पॉलिसी के अंदर जो पकड़ा गया था उनको पूरी तरीके से डिस्चार्ज कर दिया, और यहीं पर आम आदमी की एक बड़ी विक्ट्री भी थी। और आज ये साबित हो गया, कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। और इसके बाद भी राघव चड्ढा ने ना ही ट्वीट किया, ना ही कोई इंटरव्यू दिया, ना ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। यहाँ तक कि जंतर मंतर के अंदर रैली निकाली गई थी, वहां भी नहीं गए। उसके बाद आम आदमी पार्टी और राघव चड्ढा के बीच में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे वो आने वाले टाइम पर सामने भी आए, और फिर वो होता है जिसका इंतजार सभी को था। आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को राज्यसभा से डिप्टी लीडर की सीट से निकाल दिया, और जैसे ही ये होता है वैसे ही वो आम आदमी पार्टी के इकोसिस्टम को एक्सपोज करने लग गए। मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ, और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूं जिसे आमतौर पर संसद में नहीं उठाया जाता है। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है?
क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। एलिगेशन ये है, राघव चड्ढा ने कभी भी इंपॉर्टेंट इशू को नहीं उठाया। जब अपोजिशन वॉकआउट करती थी तो वो कभी भी सपोर्ट नहीं करते थे। इम्पीचमेंट मोशन पर भी साइन नहीं किया। पार्टी के जितने भी इशू हुआ करते थे वो कभी भी हाईलाइट नहीं करते थे। आम आदमी पार्टी के कई लीडर तो ये भी कह रहे हैं कि राघव भाई, तुम इतना बीजेपी से क्यों डरते हो? आप जानबूझकर ऐसे मुद्दों को उठाते हो जो कि आम लोगों के लिए इतने ज्यादा जरूरी नहीं है। एक ने तो साफ कह दिया कि राघव चड्ढा जी, आप संविधान के साथ हो या फिर मोदी जी के साथ हो। और राघव चड्ढा कहते हैं कि ये सब कुछ झूठ है, ये टारगेटेड कैंपेन चलाया जा रहा है। लेकिन एक बात और है कि ऐसा नहीं है कि राज्यसभा के अंदर आम आदमी पार्टी को ऐसे प्रॉब्लम नहीं आए। कुमार विश्वास को सीट नहीं मिलती है तो बवाल होता है। स्वाति मालीवाल को भेजा तो वो वहां पर जाके आम आदमी पार्टी को ही एक्सपोज करने लगी। और जब राघव को भेजा तो वो पार्टी के इशू को छोड़कर अपने अलग ही मुद्दे उठा रहे। आम आदमी पार्टी को राज्यसभा के अंदर कोई भी एक सॉलिड प्रेजेंस नहीं मिल पाया जैसे टीएमसी, एसपी और कांग्रेस की है। और इसका मेन रीजन रहा है कि कैंडिडेट सिलेक्शन का। अब एक बड़ा सवाल है कि इंस्टाग्राम पर कई सारे फैंस बोल रहे हैं कि आप एक नई पार्टी बना लो। कुछ सेलिब्रिटी ने भी ऐसे कमेंट किए, लेकिन ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। सोशल मीडिया पर वायरल होना और ग्राउंड में जाकर पॉलिटिक्स करना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। राघव अभी मास लीडर नहीं, लेकिन वो पढ़े लिखे हैं, स्मार्ट है, कोई कॉन्ट्रोवर्शियल बैगेज नहीं है और सबसे बड़ी बात कि वो अभी बहुत यंग है। इसलिए जो भी पार्टी उन्हें लेगी वो उनके लिए एक अच्छे एसेट बनेंगे, और जो कि अभी हुआ भी है। और ये बात राघव चड्ढा जानते भी है, इसलिए उन्होंने हमेशा से अपने ऑप्शंस को खुला रखा। आखिर में आते हैं सबसे बड़े सवाल से, क्या राघव चड्ढा गलत है? तो पार्शली हम उनको हाँ बोल सकते हैं। ये वो टॉपिक उठाते जो ऑलरेडी सॉल्व हो चुके होते या फिर होने वाले होते और फिर उसका क्रेडिट ले लेते हैं। बीजेपी पर डायरेक्ट अटैक नहीं करते हैं, और अब तो वो बीजेपी में ज्वाइन हो चुके हैं तो अब तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो उनके बारे में कुछ बोल सके। वो केजरीवाल की गिरफ्तारी के टाइम पर भी विजिबल नहीं थे। पार्टी के बड़े इशू पर वो हमेशा से चुप रहे। ये सब वैलिड क्रिटिसिज्म, लेकिन जो लोग राघव चड्ढा को प्रॉब्लम बता रहे हैं वो बाकी के अदर एमपीज के बारे में क्या बोलेंगे? आधे एमपीज तो राज्यसभा जाते ही नहीं है और आधे सेलिब्रिटी एमपीज तो घर में बैठे हुए, किसी को अपनी सीट का ठिकाना नहीं है। कम से कम राघव चड्ढा पार्लियामेंट में आते तो है, और चाहे कैसे भी इशू हो कम से कम उठाते तो सही है। और अगर उनकी रियल प्रॉब्लम है कि वो क्रेडिट लेते हैं तो ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। ये चीज सारे एमपीज ही करते हैं, बस इतना फर्क है कि वो रील नहीं काटते। और इसीलिए हमें पार्लियामेंट के अंदर 100 से भी ज्यादा राघव चड्ढा जैसे एमपीज चाहिए, लेकिन साथ में ये भी जरूरी है कि वो वाकई में रियल इशू को उठाए। देखो फर्क समझो कि इशू को उठाना और इशू का क्रेडिट उठाना दोनों में फर्क है, और राघव दोनों ही करते हैं। और आज के टाइम पर लोग फर्क नहीं करते, तब तक नहीं करते हैं जब तक उनको दिखाया नहीं जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिली होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।